गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसको इंग्लिश में भी जो आपका मैप्स है उसको भी अपलोड कर दूंगी। चैप्टर नंबर 4 उसका नाम मैप है इंग्लिश में, तो उसको भी अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आज हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। तो ये वर्ड आपने पहले सुना भी होगा और हो सकता है कि आप लोगों को मैम ने होमवर्क में कहा भी हो कि आज आप लोग राजनीतिक मैप को, राजनीतिक मानचित्र को अपनी कॉपी पे चिपका के लाएंगे। सुने कभी ऐसा या ऐसा होमवर्क दिया है आपकी मैम ने? चलिए अच्छा, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो आज हम जानते हैं कि मैप किसे कहा जाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग ने पिछले पार्ट में पढ़ा कि ग्लोब जो है वो हूबहू पृथ्वी का एक मॉडल है ना। जो चीज़ जैसे ग्लोब पर है उसी तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी पर भी वो चीज़ वैसे ही है। बस क्या है कि पृथ्वी पर वो चीज़ बहुत बड़े साइज़ में है और जब हम ग्लोब में उसे देखते हैं तो वो बहुत छोटे साइज़ में कर दी जाती है। लेकिन उसका नाप जो है वो एग्जैक्टली रहता है। मतलब ये कि कोई चीज़ पृथ्वी पर जिस हिसाब से है उसी का रेशो हम निकालते हैं और उस रेशो के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम ग्लोब पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो पृथ्वी पर है वो 1 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 1 किलोमीटर की। तो वो हम मैप में 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये एक इन्होंने रेशो निकाला और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको किया है। ठीक है, ये हमने और आपने नहीं किया है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने किया है। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जब हमें पृथ्वी के बड़े से भूभाग को देखना होता है, कोई बहुत बड़ा भूभाग हो उसको देखना है कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा समंदर कहाँ है, तो उसके लिए तो ग्लोब जो है वो बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन अगर हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखनी है तो उसमें ग्लोब में वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो उसके लिए हम मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। मानचित्र क्या होता है? ये एक कागज़ के ऊपर बना हुआ होता है, एक चपटी सतह के ऊपर बना हुआ होता है ना, प्लेन पेपर पे बना हुआ होता है। ठीक है, जिस पे सारी लाइंस वगैरह खिंची हुई होती हैं, अच्छे से सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है उसको पूरी तरह से हम चपटा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम उसको कर सकते हैं, जो कि आपको मानचित्र में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें तो मानचित्र जो हैं वो आपके अलग अलग तरह के होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। जैसे कि मानचित्र के यहाँ आपको 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, और तीनों प्रकार के क्या काम है, वो किस तरह से काम करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला जो आपको बताया गया प्रकार वो है भौतिक मानचित्र। ठीक है, तो बताते हैं कि भौतिक मानचित्र जो है ये आपका पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सबको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हमें इनमें से कोई चीज़ देखनी है कि कौन से कहाँ पर्वत हैं, कौन से कहाँ पठार हैं या मैदानी इलाका कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए जिस मैप का हम इस्तेमाल करेंगे वो आपका भौतिक मैप कहलाता है, भौतिक मानचित्र कहलाता है। इसको भौतिक के साथ साथ उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो इन्होंने यहाँ आपको बताया है वो बताया है राजनीतिक मानचित्र। तो दूसरे नंबर पे राजनीतिक मानचित्र आता है। इसमें क्या है, राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के अलग अलग देश या राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए ये राजनीतिक मैप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत हम किसी भी शहर को बहुत आसानी से देख पाते हैं और बहुत आसानी से इसके अंदर उन शहरों को, छोटे छोटे राज्यों को, मतलब ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके आपके सामने पेश करता है। ठीक है, तो ये आपका राजनीतिक मैप कहलाता है। अब क्या होता है, राजनीतिक मैप जो है वो अलग अलग होता है कि भाई आपको दिल्ली का राजनीतिक मैप चाहिए है ना, या इंडिया का राजनीतिक मैप चाहिए, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा है वो आपका कहलाता है थीमेट्रिक मानचित्र। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये जैसे सड़क, वर्षा, ठीक है, या कहाँ पे कितने वन है, कितने उद्योग लगे हुए हैं, कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है वो आपका थीमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और किसका कहाँ इस्तेमाल होता है और कौन सा मानचित्र में क्या दिखाता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जब हम कोई मानचित्र देखने बैठते हैं तो उसके कुछ घटक होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मानचित्र के टोटल 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। ठीक है, अब दूरी क्या है, दिशा क्या है और प्रतीक क्या है और घटक क्या होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ।
देखिए बेटा, घटक का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं। जैसे अब आप मानचित्र देखने बैठेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है और हम किसको कहाँ ढूँढें, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें अगर बता दी जाए कि देखो बेटा ये दूरी है, ये इसकी दिशा है और ये इसका प्रतीक है, तो आप उस चीज़ को बहुत ईज़िली ढूँढ पाते हैं। कैसे, अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला है आपका दूरी, ठीक है? तो जैसा भी चैप्टर को शुरू होते टाइम हमने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ असलियत में पृथ्वी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको हम ग्लोब पे क्या कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी जो एवरेज है वो निकाल लेते हैं, उसका अनुपात निकाल लेते हैं, है ना? तो इसी तरह से बताते हैं कि जो आपका मानचित्र है वो एक रेखाखंड है, यानी कि एक हाथ से रेखा से बनी हुई चीज़ है, ठीक है? तो इस पे जो खींची गई लकीरें हैं उनको खींचने के लिए, उनके बीच की जो दूरी है उसको दिखाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, कभी कुछ छोटा कभी कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए एक पैमाना तय कर लिया जाता है, यानी कि एक मतलब एक एवरेज बना लिया जाता है, एक पैमाना, एक स्केल बना लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सबकी दूरी जो है वो नापी जाती है। जैसे कि अब मैंने भी बताया कि हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, तो ये मैंने एक पैमाना तय किया, ठीक है? इसी तरह से देखिए यहाँ आपको और उदाहरण के तहत समझाया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके विद्यालय से आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है ना? यही बात अभी हमने आपको बताई। क्यों? क्योंकि मानचित्र पर अब हम 10 किलोमीटर तक की लंबी लकीर तो खींच नहीं सकते, और अगर हम 10 किलोमीटर की लकीर मानचित्र पे खींचेंगे तो हम उतनी देर में अपने स्कूल से घर ना पहुंच जाएंगे, है बात नहीं? तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम एक पैमाना माप लेते हैं, जैसा कि इन्होंने नापा कि 1 सेंटीमीटर हम 5 किलोमीटर के लिए लेंगे। तो अब जहाँ पे भी हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी वहाँ हम 1 सेंटीमीटर का काम लेंगे, ठीक है? जैसे अभी 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने 2 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर हुआ 5 किलोमीटर के लिए। अब कहीं पे भी हमें रेखा खींचनी होगी तो हम 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे 5 किलोमीटर के लिए। आई समझ में? इसे ही हम कहते हैं पैमाने का निश्चित करना और दूरी का पता लगाना। अच्छा, इसके बाद जो आपके पैमाने होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र और एक होता है आपका बड़ा पैमाने वाला मानचित्र, ये रहा बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है? अब छोटे पैमाने वाला और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में क्या फ़र्क होता है? देखिए, बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र है वो क्या होता है, वो बड़े-बड़े राज्यों को दिखाता है, ताकि वो उसमें क्या करते हैं, अब जैसे 500 किलोमीटर उसमें हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर मांगेंगे। तो ये क्योंकि बहुत बड़े एरिया को अब हमें कवर करना होता है, तो इसलिए हम जो अपना एवरेज साइज़ है उसे बहुत छोटा कर लेते हैं, ठीक है? तो 500 किलोमीटर को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर से दर्शाया। यानी अभी हमने क्या करा था, 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 50 सेंटीमीटर के लिए भी 1 मीटर नहीं लिया। ये 100 है ना, 500 के लिए 1 सेंटीमीटर लिया एक तरह से, 100 के लिए, समझ रहे नहीं? 100 सेंटीमीटर के लिए 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर इन्होंने लिया है, तभी तो 500 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर हुआ। तो ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैमाना छोटा कर दिया जाता है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्शाई जाती है, तो ज़्यादा की वजह से चीज़ें साफ़ नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने वाला होता है, बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है, उसका क्या होता है कि उसमें देखिए 500 मीटर है, ठीक है? 500 मीटर, यहाँ किलोमीटर है, समझ रहे हैं? तो 500 मीटर दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे तो हो गया ना ये बड़े पैमाने का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उसको हम इतने बड़े में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, खूब खोल खोल के। अब अगर हम अपने शहर की बात करें, जैसा कि ये ऊपर दिखाया गया था, इसमें शहर इतने बड़े हैं, अब अगर हम इसको इतने बड़े में खोलेंगे तो भी वो तो गच्ची पिच्ची आएंगे, छोटे छोटे ही आएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसमें उल्टा बताया जाता है, इसको आप उल्टे तरीके से याद करेंगे, जिसमें पैमाना जो है, जो नाप है वो छोटी होगी लेकिन क्षेत्रफल बड़ा होगा, ये छोटे पैमाने का कहलाएगा। जिसमें नाप जो है वो बड़ी होगी लेकिन जो असली वो है, वो जो एरिया है वो कम होगा, तो ये बड़े पैमाने वाला कहलाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको इस तरह से कुछ दिया गया है, ये सब आपके प्रतीक के मामले में आते हैं। जैसे एक आपको सिंपल से चित्र दिया गया है कि समुदाय भवन है, पीओ का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, विकास, शीला और करीम का घर है यहाँ पे, यहाँ फूलबान है यानी कि आपकी जो पेड़ वगैरह की होते हैं, ये विद्यालय, ये कुआँ, ये पेड़ लगे हैं और ये खेत का मैदान है,
ठीक है, खेल वाला। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखाया गया, ऐसे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अब बात आती है दिशा की। तो देखिए, जब तक कि हमें दिशा नहीं मालूम होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है या कौन सी दिशा किसे कहा जाता है या इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, तब तक कि हम उस चीज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दिशा का जानना। हमेशा याद रखिए, सबसे ऊपर जो आती है वो आती है नॉर्थ यानी कि उत्तर, उसके बाद दक्षिण यानी कि साउथ, फिर आता है आपका पूरब, उसके बाद आता है आपका पश्चिम। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये आपका हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है आपका वेस्ट। ठीक, लेकिन इसके बाद इन दोनों की, इन सब के बीच में भी दो और आती है, क्योंकि यहाँ उत्तर है तो उत्तर, ये पूर्व है तो पूर्व, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे पूर्व है पूर्व, ये दक्षिण दक्षिण, तो हम क्या कहेंगे दक्षिणी पूर्व। ठीक है, यहाँ क्या देखिए दो लिखा है तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आपका पहले वाला वर्ड होगा वो हमेशा आगे आएगा। देखिए, दोनों में दक्षिण दक्षिण ऊपर आया, यहाँ दोनों में उत्तर उत्तर आया, सॉरी, यहाँ दोनों में दक्षिण दक्षिण आया, यहाँ दोनों में उत्तर उत्तर आया। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी मेन, देखिए मेन डायरेक्शंस जो होती हैं वो चार होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, लेकिन उसके बाद चार, उसके अंदर सब डायरेक्शन भी निकलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका ये जो इस तरह से हम डायरेक्शन नापने वाला बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान दिग बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे आप कि ये जो चारों डायरेक्शन बताता है इसको प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ देखिए बता दिया गया है कि मेन चार के बीच में भी कुछ चार दिशाएं होती हैं जिनको इस तरह से कहा जाता है। ये आपको मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद अब आपसे ना क्वेश्चन किए गए हैं कि विकास के घर से समुदाय केंद्र तथा खेल का मैदान किस दिशा में है। तो देखिए, ये रहा आपके विकास का घर। ठीक है, समुदाय केंद्र किधर है, इस घर के उत्तर में है, क्योंकि नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, इधर क्या है, ये पूरब है, ये क्या है पश्चिम। तो अब समुदाय समुदाय केंद्र, ये समुदाय भवन जो है वो कहाँ है, आपका उत्तर में है, जबकि आपका स्कूल जो है वो कहाँ है, वो आपका पूर्व में है। दुकानें कहाँ है, पश्चिम में है। बाकी सारे दोस्तों का घर भी पूर्व में है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब आती है बात प्रतीक की। तो प्रतीक का मतलब क्या होता है, सिंबल। ठीक है, जब हम मैप देखते हैं तो मैप में हर चीज़ अच्छे से वाज़ेह नहीं होती, हर चीज़ को क्लियरली नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो सब चीज़ लिखने लगेंगे तो मैप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ प्रतीक बना रखे, उन्हीं को ही दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है कि वास्तविक आकार जैसे जैसे भवन है, सड़क है, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ, कुआं, है ना, इन सब के अपने अलग अलग प्रतीक बनाते हैं और वही दिखाते हैं। कि आप यहाँ पे ये प्रतीक देख पा रहे हैं, ये देखिए रेलवे लाइन का है। ठीक है, तो अब रेलवे की लाइन्स आपको सारी ऐसे मिलेंगी। इसमें क्या है, बड़ी लाइन जो होगी वो इस तरह से मोटी होगी। ठीक है, मीटर लाइन जो होती है वो आपकी ऐसे नॉर्मल होती है। उसके बाद जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे देखिए RS साथ में लिखा होता है कि ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इसी तरह से पक्की सड़क सीधी लाइन बनती है। क्यों? क्योंकि पक्की सड़क पर गाड़ी स्पीड से चलती है, कच्ची सड़क पर रुक रुक के चलती है। तो देखिए इस तरह से रुक रुक के ये कच्ची सड़क आपको दिखा दी गई, है ना। इसी तरह से देखिए जो सीमाएं हैं, तो अब क्या होता है, हमारे बॉर्डर्स होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ सीमाएं ऐसी होती है जो हमारी एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं, कुछ सीमाएं ऐसी होती है जो एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ती हैं, कुछ सीमाएं ऐसी होती है जो एक ज़िले से दूसरे ज़िलों को जोड़ती हैं, है ना। तो अब जैसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जोड़ने वाली जो सीमा होगी वो इस तरह से दिखाई जाएगी। ठीक है, दिल्ली को यूपी यानी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली जो सीमा होगी वो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अब यूपी के अंदर ही आगरा को, मान लीजिए लखनऊ से या इस तरह से जो जोड़ने वाली सीमा होगी कि आगरा को अलीगढ़ से जोड़ा जा रहा है या आगे पीछे जो भी उनके आसपास के एरिया है उनको जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, उस तरह से देखिए नदी को इस तरह से दिखाएंगे, कुएं को इस तरह से दिखाएंगे, तालाब ऐसे दिखाएंगे, नहर को इस तरह से दिखाया जाएगा और पुल को इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर मंदिर, फिर गिरजाघर, फिर आपका मस्जिद और फिर आपकी छतरी इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पोस्ट ऑफिस भी हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो होता है वो इस तरह से आपका बता दिया जाएगा। और PS का मतलब होता है आपका पुलिस स्टेशन, RS का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फिर आपका बस्ती और कब्रिस्तान इस तरह से दिखाया जाता है, फिर पेड़ और घास इस तरह से दिखाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हम इन संकेतों के द्वारा बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको ये चित्र दिया गया है, अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप इसमें पता करके बताएंगे कहाँ पे क्या है। अब जैसे ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, ये एरिया क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या बता रहा है, ये कौन सी लाइन है ना।
उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे जो ये हो रहा है ये क्या है, ये आपका विद्यालय है, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, तो ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे ये क्या है और इसको हम क्या कहेंगे। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, आप लोग अब एक काम ये करेंगे कि इस चित्र को बनाएंगे और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे क्या दिखाया गया है। ठीक है, इसी सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। तो अब इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको यहाँ पे ये सबकी नॉलेज हो जाएगी, अभी हमने जो यहाँ ऊपर समझा, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप फटाफट बता सकते हैं कि मैम ये आपका पुल है, मैम ये आपका मंदिर है या मस्जिद है ना, या मैम आपका ये आपका वो छतरी वाला एरिया है, ये आपका गिरजाघर है, जो भी है, ये आपका स्कूल है या पुलिस स्टेशन है ना, या ये आपका रेलवे स्टेशन है, जो भी, आप फटाफट सब बता देंगे कि मैम यहाँ पे तो ये चीज़ है। आ रही है बात समझ में? बता देंगे मैम ये कब्रिस्तान है, ये बस्ती है, ये पेड़ लगे हुए हैं, है ना। तो आपको ये प्रतीक कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये मामला ख़त्म हो गया, ये मामला था मानचित्र का। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे रेखा चित्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेखा चित्र। पहले हमने मानचित्र को जाना, अब हम जान रहे हैं रेखा चित्र को। रेखा चित्र क्या होता है बेटा? देखिए, रेखा चित्र एक रेखीय आलेख है, यानी कि सिंपल सी लकीर वाला। ठीक है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर, यानी इसका कोई पैमाना नहीं होता, इसमें कोई भी आप नाप नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई अनुपात नहीं बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ याददाश्त के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसी जगह जाने के लिए जहां आप पहले नहीं गए हैं और आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, तब ये काम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे अब मैं यहाँ रहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अभी ये वाला आपका घर है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपने पूछा मैम आपका घर कहाँ है, तो आप कहाँ रहती हैं? मैं कहूँगी देखिए बेटा, आप पहले यहाँ से सीधा जाएंगे, फिर आप यूँ करके लेफ़्ट मुड़ेंगे, पहला ही जो कट आएगा उसमें आप मुड़ जाइएगा, फिर आप सीधे सीधे आएंगे, फिर वहाँ पे ना आपको एक मस्जिद दिखेगी, उससे आगे आएंगे, जस्ट थोड़ी ही दूर पे वहाँ आपको एक अच्छा सा मंदिर दिखाई देगा। ठीक है, फिर उससे आप आगे जाइएगा, मंदिर से आप लेफ़्ट ले लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर सीधे सीधे आके फिर जैसे ही आप राइट लेंगे, बिल्कुल टक्कर पे मेरा घर है ना। तो अब क्या यहाँ पे मैंने कोई चीज़ नापी? नहीं, कुछ नहीं नापा। मैंने सिर्फ एक लकीर की सहायता से, एक लकीर की मदद से आपको अपने घर का रास्ता बता दिया, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे हमेशा रहने वाली है, जैसे मस्जिद, मंदिर या कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट जो कभी नहीं हटेगा, उनको निशानी के तौर पर आपको बता दिया, है ना। कि या फिर स्कूल के, भाई वहाँ नुक्कड़ पे एक और स्कूल है, उससे आप सीधा टर्न कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें हमने कुछ नहीं नापा होता, यही आपका रेखा चित्र कहलाता है। और ये आप लोग ने अक्सर अपने दोस्तों को बताया होगा स्कूल में, आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, वो कहेंगे भाई आप कहाँ रहते हैं? अरे मैं तो यहाँ रहता हूँ। आपने देखा होगा, अरे आप यहाँ से तो गए होगे, है ना। और हम कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं अपने घर का नक्शा बनाने के लिए। तो क्या वहाँ पे आप नाप के बताते हैं? क्या वहाँ पे आप एक एक इंच को नापते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो इसी तरह से ये आपको क्या कहलाता है? ये आपका रेखा मानचित्र कहलाता है ना, रेखा चित्र कहलाता है। ये हम अपने जर्नली यूज़ के लिए करते हैं, कि ये कोई ऑफिशियली नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खाके की। तो जैसे आपने पहले पढ़ा मानचित्र के बारे में, है ना, मानचित्र के बाद फिर आपने पढ़ा रेखा चित्र के बारे में। ठीक है, अब रेखा चित्र के बाद यहाँ पे जो आपका आता है, ये आता है खाका। क्या आता है? खाका। ठीक है, अब खाका क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि कभी कदार देखिए लेकर एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचे गए चित्र को हम खाका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर बनाते हैं, अपना रूम होता है, उसमें आपका जो रूम है, कमरा है, उसको क्या डेकोरेशन करना है, कितना बड़ा है, तो उसको हम बड़े लेवल पर बनाते हैं। जनरली अपने जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनके टाइम वो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि भाई मेरे पास ना 50 गज़ का मकान है मेरा, अब मुझे इसे बनाना है। तो इंजीनियर्स क्या काम करते हैं कि ये एक नाप के देते हैं, अच्छा ये 50 गज़ का है, तो उसे अनुपात के थ्रू नाप लेते हैं। और उसके बाद आपके घर को, कि भाई देखिए आपका ये घर है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके एक कमरा बना लीजिए। ठीक है, इधर भी एक और रूम बना लीजिए, तो आपका 2 बेडरूम हो जाएगा। साइड में जो आप इधर बालकनी वगैरह निकालेंगे, उधर आप लैट्रिन बाथरूम बना लीजिएगा अटैचमेंट में। इसके साथ यहीं से आप किचन भी बना लीजिए, यहाँ आप इतना हिस्सा लॉबी के लिए छोड़ दीजिए, और किचन से जस्ट मिला हुआ आप लैट्रिन बाथरूम वगैरह बना लीजिए। और यहाँ आपका जो हिस्सा है, यहाँ पे आप सोफ़ा सेट वगैरह डाल दीजिएगा, और यहाँ से आपका मेन हॉल हो जाएगा, ये मेन गेट है ना। इस तरह से क्या किया इन्होंने, इसको बहुत बड़ा सा, जो आपका सिर्फ 50 गज़ का था, जहाँ हम एक पेज पे पूरा मानचित्र बना सकते हैं, वहाँ सिर्फ एक पेज पे आपका एक कमरा बनाया जा रहा है ना।
तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये आपका खाका का काम करती है। जैसे लिखा है एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में से जब हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी होती है तब तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन जब हम कभी कभी जानना चाहते हैं कि किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्या है तो उसे हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम बड़े पैमाने वाले यही रेखा चित्र का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम खाका कहते हैं। तो इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ आपकी बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो ये 7 क्वेश्चन आंसर हैं और उसके बाद फिर ये आपके टिक मार्क है। ठीक है, तो हम इसे कर लेंगे। फिर आओ कुछ करके सीखें। ये आपके टीचर्स अगर करवाते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। और यहाँ पे जो आपका लिखा है आओ खेल खेल में सीखें, तो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर करेंगे। हम फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स और टिक मार्क्स को देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, है ना। तीनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब लिखा है प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। उसके बाद यहाँ आपको बताया गया है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो मानचित्र का जो पैमाना होता है वो क्या है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पैमाना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होता है, क्यों। तो देखिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ग्लोब जो है उसमें हम पूरे विश्व को बड़े बड़े उसमें देख पाते हैं कि ये इतने महाद्वीप है या इतने महासागर हैं। लेकिन जब हमें किसी देश के अंदर के राज्य वगैरह देखना होते हैं तो हमें वो ग्लोब पे बहुत अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मानचित्र जो है वो ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जैसे लिखा है ना, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि देश, राज्य, शहर तथा गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आपका मानचित्र एवं खाके के बीच क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ आप बता सकते हैं कि मानचित्र जो है ये पृथ्वी का सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से जो आपकी चपटी सतह है उसको दिखाया जाता है, जबकि ये किसी छोटी चीज़ को, छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है। वे जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, यानी कि कमरा कितना बड़ा है, कैसे डेकोरेट होगा, कितने रूम है ना। लेकिन इसमें जो मिलती हैं वो हर कोई जानना चाहेगा। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतीक होंगे भाई, इसमें सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, घर, स्कूल, कॉलेज, तो उसके लिए हमें प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सड़क, पुल, ये सारी चीज़ें हम पूरे डिटेल में नहीं लिख सकते वहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनका प्रतीक बना देते हैं जिसकी वजह से कम स्थान पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें मालूम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका यहाँ लिखा है सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए, उसको सही करना है, आपको टिक मार्क करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है वृक्षों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है, कि किसमें कितने पेड़ हैं, क्या है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है, देखिए नीचे लिखा है आपका थीमेट्रिक मानचित्र कहलाता है। तो आप इस पर टिक कर देंगे कि ये थीमेट्रिक कहलाता है। फिर लिखा है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है जलयाशों को दिखाने के लिए, यानी कि आपकी जल, नदी, समुद्र, है ना, जो भी है उसका लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखा है दिक् सूचक का उपयोग दिक् सूचक का क्या उपयोग है, बताइए। तो आपको बताना है कि क्या है दिक् सूचक का। तो लिखा है यहाँ पे आपका मुख्य दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, ये लिखा है कि आपकी दिशा पता लगाने के लिए क्या रहता है कि कौन सी दिशा में है। पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मानचित्र के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यह वीडियो आपकी यहीं खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।